नमो नमः संस्कृत मित्राणी। आप लोग कैसे हो? मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले हम सभी माँ शारदा का ध्यान रखते हैं। हे माँ शारदा, सबको जो है परीक्षा में सफल करना। और किस तरीके से? या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो जो भी फ्रेंड्स हमारे टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, ये आपका प्रैक्टिस सेट है तृतीय यानी कि तीसरा। इससे पहले 2 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो उनको आप अवश्य देखना, क्योंकि फ्रेंड्स आप उससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस तरीके के प्रश्न आयोग द्वारा बन करके आते हैं। तो टीजीटी संस्कृत गंगा आपकी स्टार्ट हो चुकी है और दोस्तों लगभग आपके 4000 प्रश्न कराए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आपको पता है कि टीजीटी के में 125 प्रश्न आते हैं, तो 4000 अगर प्रश्नों को आप कर लेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत ही आसानी होगी, क्योंकि फ्रेंड्स पढ़ें वही जो परीक्षा में पूछा जाए। तो दोस्तों आप आ चुके हैं स्क्रीन पर। ये आपका तीसरा प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले मैंने 2 कराए हैं और ये जो है प्रैक्टिस सेट आपका 2003 में आया था। तो आप इसमें देखेंगे और अपने जो है सुझाव ज़रूर दोस्तों कमेंट बॉक्स में देना, जिससे दोस्तों आपके जो कमेंट है वो मोटिवेशन का कार्य करती हैं। ठीक है दोस्तों, और अगर आपने इसकी डिटेल नहीं देखी है तो संपूर्ण डिटेल यानी कि पाठ्यक्रम के अनुसार डॉक्टर बाबूराम सक्सेना के जितने भी टॉपिक हैं वो सभी कवर करा दिए हैं। साहित्य आपका कवर करा दिया है। तो आप लोगों को अगर नहीं मिल रहे हो तो आप लोग उसमें कमेंट कर देना कमेंट बॉक्स में, तो आपको दोस्तों बिल्कुल प्रोवाइड कराए जाएंगे। ठीक है, तो आपका पहला प्रश्न है जिसमें देखिए प्रश्नों को आप अच्छे से पढ़िए। अगर आप प्रश्नों को अच्छे से पढ़ेंगे तो उत्तर देने में आपको आसानी रहेगी। तो पहले प्रश्न में क्या पूछा है? अंतः कर्तृत्वस्य दंपत्योः स्नेहसंश्रयात् आनंदग्रंथिरेकोवय मपत्यमिति पठ्यते। यहाँ अपत्यम शब्द का अर्थ है। तो दोस्तों देखिए, आपको संपूर्ण संस्कृत की हिंदी करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें पूछा क्या है? अपत्यम शब्द का अर्थ। ठीक है, तो आपको विश्वास है, सीधा है, संतान है, गर्भिणी है। तो इसमें क्या है? संतान जो है अपत्यम माने होता है। अपत्यम माने संतान। और जो भी प्रश्न आपको लगा करे कि हाँ ये हमारे नोटबुक में नहीं लिखा है, तो फ्रेंड्स स्क्रीनशॉट लिया और स्क्रीनशॉट करके आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है आपका सवर्लिंगी विदितः समाययौ युधिष्ठिरं द्वैतवने वनेचरः। इस श्लोक में वर्णलिंगी, देखो हिंदी की आवश्यकता नहीं, सिर्फ यही पूछा है वर्णलिंगी शब्द का अर्थ क्या है। तो वर्णलिंग का ब्रह्मचारी, ब्राह्मण, राजा लोग या आत्मीय जन, तो ये है आपका ब्रह्मचारी। ठीक है, प्रश्न को अच्छे से पढ़िए और अगर आप इसकी हिंदी में लग जाएंगे तो काफ़ी टाइम जाता है, क्योंकि फ्रेंड्स आपने जो है इसके जो कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे तो आराम से आप लोग बता सकते हैं कि वर्णलिंगी जो है ब्रह्मचारी है। क्योंकि एक बार जैसे आपको पता है कि आपके पाठ्यक्रम में 7 किताबें हैं, आप 7 किताबों के गूढ़ रहस्य को पढ़ लीजिए तो आप लोग आराम से बता देंगे कि वर्णलिंगी माने क्या है? ब्रह्मचारी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किरातार्जुनीयम काव्य में दुर्योधन का अपनी श्रेष्ठता प्रदर्शित करने के लिए जो आचरण करता है वह आचरण नीति निर्धारित है। तो आप इसे बताइए कि ये किरातार्जुनीयम में बृहस्पति के द्वारा है या नारद के द्वारा है या मनु के द्वारा है या कामनदत्त के द्वारा है। तो फ्रेंड देखिए, सबसे पहले जानेंगे आप किरातार्जुनीयम। तो दोस्तों देखिए, किरातार्जुनीयम में आपको प्रथम सर्ग पढ़ना है टीजीटी के विद्यार्थियों को। ठीक है, और ये महाभारत से ली गई है। महाभारत से ली गई है। महाभारत के ये वन पर्व से ली गई है। किससे? वन पर्व से ली गई है। ये भी आपको याद रखना चाहिए। और किरातार्जुनीयम लिखी किसी ने भैया? लेखक जो हैं इनके कौन हैं? लेखक जो हैं वो भारवी हैं। कौन है? भारवी। और भारवी की जो माता पिता हैं उनकी माता का नाम सुशीला है और पिताजी का नाम उनके का क्या है? श्रीधर है। ये आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, इसकी वैसे डिटेल करा दी है, आप लोग देख लेना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? मनु के द्वारा।
नेक्स्ट है दुर्योधन कुरु की प्रजा को प्रसन्न करने के लिए जो विशेष व्यवस्था करता है वह संबंधित है करों को उदार बनाने में, उपहार बांटने में, कृष्ण के साथ संबंधों को सुधारने में, सिंचाई व्यवस्था को उन्नत करने में। तो फ्रेंड्स देखिए दुर्योधन कुरु की प्रजा को प्रसन्न करने के लिए क्या करते हैं, वो सिंचाई व्यवस्था को उन्नत करने में लगे हुए हैं। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां, किरातार्जुनीयम का कथानक लिया गया है। तो किरातार्जुनीयम का अभी बताया है मैंने, वन पर्व से लिया गया है। किससे लिया गया है, वन पर्व से लिया गया है। और आदि पर्व से लिया गया है आपका अभिज्ञान शाकुंतलम। किससे, अभिज्ञान शाकुंतलम जो है आपका किससे लिया गया है दोस्तों, ये लिया गया है आदि पर्व से। अ से अभिज्ञान और अ से आदि पर्व। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मखेश्व खिन्नो अनुमतः पुरोधशा धिनोति हव्येन हिरण्यरेतसम। प्रस्तुत श्लोक में हिरण्यरेतसम का अर्थ है, देखो अर्थ पूछ रहा है। ठीक है, अर्थ है तो अग्नि है, इंद्र है, कुबेर है, ब्रह्मा है। तो फ्रेंड्स इसका है अग्नि। ए ऑप्शन इज द राइट। अगला क्वेश्चन है ज्ञान लव दुर्विदग्धम ब्रह्मापि नरम न रंजयति। श्लोकांश में रंजयति का तात्पर्य है, तो क्या है रंजयति का तात्पर्य, मूर्ख, ज्ञाता, बलपूर्वक या प्रसन्न करना। तो ये है आपका प्रसन्न करना। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति शतककार के अनुसार सभा में किस उपाय के द्वारा मूर्ख अपनी मूर्खता को छिपा सकता है। तो इसमें नीति शतक के अनुसार पूछा है। आपको नीति शतक के बारे में अगर पता होगा तो आप बता देंगे। कम बोलकर, मौन रहकर, विचारपूर्वक बोलकर, हंसकर। तो सबसे पहले जानेंगे आपका नीति शतकम लिखा किसने है। तो फ्रेंड्स ये लिखा है भर्तहरि ने। किसने लिखा है, भर्तहरि ने लिखा है। और भर्तहरि जो है मुक्तक, जो इसका ये नीति शतक है ये मुक्तक काव्य है। ठीक है, और इनके जो माता पिता जो थी मीणावती थी, माता का नाम क्या था, लिख लेना मीणावती। और इनके जो पिताजी थे वो गंधर्व सेन थे। क्या नाम था, गंधर्व सेन थे इनके पिताजी का नाम। तो ये भी आपको याद लिखनी है। ठीक है, लिख लेना, इनको नोट्स करते जाना। और मंगलाचरण जो है इसमें नमस्कारात्मक प्रयोग हुआ है और 3 प्रकार के मंगलाचरण होते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ करा दिया है। अगर दोस्तों डिटेल से सारी चीज़ें कराएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, तो इसलिए आप जो है बेसिक चीज़ों को देखते चलें। तो इसमें जो क्या है, मौन रहकर। ठीक है, नीति शतक के अनुसार सभा में किस उपाय के द्वारा मूर्ख अपनी मूर्खता को छिपा सकता है, मौन रहकर। नेक्स्ट है 9वां प्रश्न है मूर्धिन वा सर्वलोकस्य शीर्यते वन एव वा। श्लोकांश में मूर्धिन शब्द का क्या अर्थ है। मूर्धिन, देखो मूर्धिन आगे, पीछे, ऊपर या नीचे। तो ये है आपका मस्तक यानी कि ऊपर। नेक्स्ट है 10वां प्रश्न है उत्तर रामचरितम की कथा वस्तु प्रारंभ होती है। उत्तर रामचरितम के बारे में पता होना चाहिए आपको। तो उत्तर रामचरितम दोस्तों कैसा एक वो है, इसमें करुण रस का अधिक प्रयोग हुआ है आपके उत्तर रामचरितम में। और ये किसने लिखा है दोस्तों, ये लिखा है आपके भवभूति ने। किसने, भवभूति ने उत्तर रामचरितम को लिखा है। और भवभूति जो है क्या है, एक नाटक है। ठीक है, और भवभूति का उपनाम जो है वो श्रीकंठ है। क्या नाम है इनका, जो निकनेम, जैसे कि आजकल बोल देते हैं छोटू और ये, तो ये निकनेम है। तो भवभूति का निकनेम क्या था, श्रीकंठ था। नायक इनके राम हैं। नायक दोस्तों 4 होते हैं, ये भी आपको पता होनी चाहिए। तो इनकी माता का नाम था जातकर्णी और पिता का नाम क्या था, नीलकंठ। तो ये अब इसमें प्रश्न पूछ रहा है कि उत्तर रामचरितम की कथा वस्तु कहाँ से प्रारंभ होती है। तो ये होती है शंभु वध के लिए राम के दंड का लड़े जाने से, राम द्वारा सीता के निर्वासन से, या राम सीता के पुनर्मिलन से, या लव कुश का चंद्रकेतु युद्ध से। तो दोस्तों ये होती है आपके राम द्वारा सीता के निर्वासन से, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है उत्तर रामचरितम में पात्रों की संख्या। पात्र मतलब होता है कि इसमें किन किन लोगों ने भूमिका निभाई है, उनकी संख्या कितनी है। 8 है, 30 है, 5 है या 12 है। तो दोस्तों उत्तर रामचरितम में पात्रों की संख्या कितनी है, 30 है। इसे आप नोट कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 30। अगला प्रश्न है उत्तर रामचरितम में वर्णित तमसा और मुरला कौन है। देखो तमसा और मुरला, ये जो अभी 2-3 कराए हैं 2 प्रैक्टिस सेट, उनमें भी ये प्रश्न आया है तमसा और मुरला। तो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास है आपके लिए। तो सीता की सखियां हैं, 2 नदियां हैं, लवकुश की परिचारिका हैं, राक्षसियां हैं। तो तमसा और मुरला दोस्तों 2 नदियां हैं। क्या हैं, 2 नदियां हैं।
और ये जो अगर मतलब ये तो इसमें सीता की बात चल रही है, लेकिन सखियाँ कहाँ पर प्रयोग की गई हैं, आपके अभिज्ञान शाकुंतलम में प्रयोग की गई हैं। ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम में सखियाँ आई हैं, लेकिन बात उत्तर रामचरितम की चल रही है तो यहाँ पे नदियों का प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तर रामचरितम नाटक के तृतीय अंक में प्रधान रस कौन सा है। तो आपको बताया ही था कि उत्तर रामचरितम में जो रस है वो आपका करुण रस है। कौन सा है? करुण रस है। आगे देखने की आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि ये तो आपको पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14, छायांक उत्तर रामचरितम का कौन सा अंक है? द्वितीय है, तृतीय है, चतुर्थ है, सप्तम है। तो ये है आपका तृतीय, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ईदृशानाम विपाको अपि जायते परमाद्य अवधूत। यह कथन किसका है? मुरला का, तमसा का, वासंती का या सीता का? तो दोस्तों ये है आपका मुरला का। कमेंट बॉक्स में बताना कि ये मुरला कौन थी। अगला क्वेश्चन है, विपाक शब्द का क्या अर्थ है? विपाक कृत्रिम नदी, घास, स्वभाव या दुर्वस्था? तो ये है आपकी दुर्वस्था, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक में दो पात्रों के परस्पर संवादों में नाटकीय तत्वों का परिचय मिलता है। ये दो नाटक यानी कि इसमें से दो कवि हैं, ये कौन कौन से हैं? दो पात्र पूछा है, तो ये पात्र दो कौन कौन से हैं ये आपको बताना है। राम और वासंती है। देखो दोस्तों, उत्तर रामचरितम की चल रही है, ठीक है, तो राम और वासंती का मतलब नहीं है सीता और तमसा, सीता और मुरला। तो इसमें पूछा क्या है? नाटकीय तत्वों का परिचय, तो तमसा और मुरला है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है, पौलस्य तस्य जटायुषा विघटितः। श्लोक में पौलस्य से तात्पर्य है। तो ये पौलस्य क्या है? सुग्रीव है, रावण है, लक्ष्मण है, हनुमान है। तो फ्रेंड्स ये है आपके रावण से तात्पर्य है पौलस्य का। मेघदूतम में किस राजा का उल्लेख मिलता है? तो दोस्तों देखिए, मेघदूत की आपको पता होगी तो आप आसानी से बता सकते हैं कि मेघदूत में किस राजा का वर्णन मिलता है। उदयन का मिलता है या शूद्रक का मिलता है या फ्रेंड्स आपके जो है दुष्यंत का या राम का, इनमें से किसका जो है मेघदूत में वर्णन मिलता है? तो पहले पता होना चाहिए कि मेघदूत लिखा किसने है। तो आपको पता है कि प्रसिद्ध हैं आपके कालिदास जी, इन्होंने दोस्तों मेघदूत को लिखा है, ठीक है। और मेघदूत क्या है? खंड काव्य है। अगर खंड काव्य आता है तो खंड काव्य, और गद्य गीति काव्य आता है तो आपको गीति काव्य पर मारना होगा। तो इतनी जानकारी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और कालिदास का जो जन्म हुआ था ये ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी उज्जैनी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था इनका जन्म दोस्तों? उज्जैनी में हुआ था। इनका गोत्र जो था वो ब्राह्मण था। रीति क्या है? वैदर्भी रीति है। और कृतियाँ इनकी कितनी हैं? 7 है। और मेघदूत में छंद कौन सा प्रयोग किया गया है? तो म से मेघदूतम और म से मंदा क्रांता छंद का प्रयोग हुआ है। इतनी जानकारी आपको पता होनी चाहिए। तो मेघदूतम में किस राजा का प्रयोग हुआ है, किस राजा का उल्लेख हुआ है? उदयन का, शूद्रक का, दुष्यंत का? तो दोस्तों उदयन का हुआ है। किसका हुआ है? उदयन का। अगला क्वेश्चन है 20वां, प्राप्ते मित्रे भवति विमुख किम पुनर्यस्तर्थो चई। यह श्लोकांश उद्धृत है। किससे है? आपका देखो मित्रे आया, थोड़ी थोड़ी सी आप चीज़ें ट्रिक के माध्यम से समझते चलें। प्राप्ते मित्रे भवति विमुख किम पुनर्यस्तार्थई, उच्चई आया है। तो ये कहाँ पर प्रयोग हुए थे? आपके मेघदूतम में हुए थे। किस में हुए थे? मेघदूतम में हुए थे। तो फ्रेंड देखिए, मेघदूत लिखा कालिदास ने। अभिज्ञान शाकुंतलम एक नाटक है जो कालिदास ने लिखा है। शिवराज विजयम जो है अंबिका दत्त व्यास ने लिखा है, ये एक उपन्यास है। और आप किरातार्जुनीयम के लेखक को कमेंट में छोड़ देना। अगला प्रश्न है आपका, अनुसुईया और प्रियवंदा कौन है? शकुंतला की सखियाँ, दुष्यंत की रानियाँ, कड़व आश्रम की अध्यक्षा, इनमें से कोई नहीं। तो ये थी आपकी अनुसुईया, प्रियवंदा, शकुंतला की सखियाँ, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 22वां, अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में वर्णित गौतमी कौन है? गौतमी के बारे में बताना है। दुष्यंत की परिचारिका हैं, कड़व आश्रम की अध्यक्षा हैं, मारीच आश्रम की तपस्विनी है या एक अप्सरा हैं? तो ये दोस्तों आपकी कड़व आश्रम की अध्यक्षता हैं। ये
यानी कड़ो आश्रम को संभालने वाली हैं। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23वां, दुष्यंत के साथ शकुंतला का विवाह संपन्न होने पर उसकी सखियां कैसी हो जाती हैं। तो दोस्तों आपको पता है जब किसी का पक्का हो जाए या लड़की या लड़का को तो प्रसन्न होते हैं या चिंतित होते हैं या क्रोधित या ईर्ष्याग्रस्त। तो देखिए सबको पता है जब दुष्यंत के साथ शकुंतला का विवाह मतलब संपन्न हो जाता है, फाइनल हो जाता है, तो सखियां क्या होती हैं, परेशान नहीं, प्रसन्न होंगी। ये तो चीज़ आप खुद ही जानते हैं, प्रसन्न होंगी। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। 24वां है तपोधनम वेत्सिन्न मामुपस्थितम। यहाँ तपोधन शब्द का प्रयुक्त हुआ है कण्व के लिए, दुष्यंत के लिए, दुर्वासा के लिए, जंगल के लिए। तो तपोधनम वेत्सिन्न मामुपस्थितम ये हुआ है आपका दुर्वासा ऋषि के लिए। अगला है गच्छ पादयो प्रणम्य निर्वर्तनीयनम, यह कथन किसका है। तो यह कथन आपका अनुसुईया या प्रियवंदा के प्रति है, प्रियवंदा या अनुसुईया के प्रति है, शकुंतला का अनुसुईया के प्रति, अनुसुईया का शकुंतला के प्रति। तो ये है आपका ए, अनुसुईया का प्रियवंदा के प्रति। अगला है शकुंतला की शाप मुक्ति का कारण क्या था। जो शकुंतला को शाप दिया गया था उसके जो है शाप मुक्ति का कारण क्या था। मोतियों की माला, कंगन, बाजूबंद, अंगूठी। तो फ्रेंड दुष्यंत ने शकुंतला को अंगूठी दी थी और कहा था इस अंगूठी को मैं देख लूँगा तो मैं पहचान जाऊँगा। तो यही उनकी शाप मुक्ति का कारण था। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है शिवराज विजयम विभक्त है। तो शिवराज विजयम सर्गों में है, खंडों में है, उन्मेषों में है या आपके निश्वास एवं विरामों में है। तो फ्रेंड देखिए शिवराज विजय किसने लिखा है, अंबिका दत्त व्यास ने। ये क्या है, ये एक उपन्यास है। किसमें विभक्त है, ये निःश्वास एवं विरामों में विभक्त है, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है नीति शतककार के मतानुसार क्रोधी राजा के प्रिय होते हैं। तो नीति शतकम किसने लिखी है, भर्तहरि ने लिखा है। अभी बता दिया है, डिटेल बताने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। भर्तहरि ने लिखा है। उसके अपने परिजन, उसके घनिष्ठ मित्र, उसके निजी सेवक या कोई व्यक्ति भी नहीं। तो मतानुसार क्रोधी राजा के प्रिय होते हैं, कोई व्यक्ति भी नहीं, डी। अगला है 29वां, दुष्टों की मित्रता की तुलना की गई है छाया से, कोयल से, सर्प से, विष से। तो दुष्टों की जो दोस्ती की तुलना की गई है वो छाया से की गई है। 30वां प्रश्न है सभी प्रकार की विपत्तियों से रक्षा होती है पूर्वकृत पुण्यों के कारण, वीरता के कारण, देवताओं की सहायता से, प्रत्युत्पन्नवती से। तो देखिए जैसा तुम कर्म करोगे वैसा ही भोगोगे। तो सभी प्रकार की जो विपत्तियों की रक्षा होती है पूर्वकृत पुण्यों के कारण, ठीक है, ए ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कंथा शब्द का अर्थ है कंथा। तो कंथा का जीर्ण वस्त्र, सरलता, तुच्छता, समुद्र। तो ये है आपका जीर्ण वस्त्र, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। 32वां प्रश्न है मेघदूतम में यक्ष शापित है शिव के द्वारा, कुबेर के द्वारा, हिमालय के द्वारा, मेघ के द्वारा। तो ये आपको कुबेर के द्वारा जो है मेघदूत में यक्ष शापित है। और ये आप कमेंट में बताना कि यक्ष को जो शाप मिला था वो कितने टाइम का मिला था, 1 साल का मिला था, 2 साल का या 3 साल का या 4 साल का, ठीक है। ये आप कमेंट में बताना। कुबेर के द्वारा दिया गया था यक्ष को शाप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 33वां है तस्मिन्नदौ कतिचिद बला विप्रयुक्त सकामी। यहाँ अद्रौ का तात्पर्य क्या है, अद्रौ का तात्पर्य पूछा है, यानी कि अर्थ। पर्वत से, घर से, सूक्ष्म वस्त्र से, मार्ग से। तो ये है आपका पर्वत से, ठीक है। और देखिए हमारे एक फ्रेंड की मैसेज आई थी कि साफ नहीं दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड देखो मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको जो है बिल्कुल क्लीन दिखना चाहिए। तो क्लियर अगर आप दिख रहा हो सही से तो आप बताना कमेंट में, ठीक है। और फ्रेंड्स आपका सहयोग की आवश्यकता है, जितना हो इस संस्कृत गंगा को, हमारी संस्कृत को आगे शेयर किया करें। तो जो भी हमारे फ्रेंड टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने अभी तक बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है, अगर इन प्रैक्टिस चैटों को देखेंगे तो उन्हें काफ़ी सहूलियत होगी।
और प्रैक्टिस सेट कराने का मतलब क्या है दोस्तों, क्योंकि आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे। ये आपका 1999 से स्टार्ट की गई है कि पहले जो प्रश्न इस तरीके से आते थे, धीरे धीरे प्रश्नों में बदलाव होता गया। बदलाव क्या है तो आपकी 7 किताबों के अंदर से ही, जैसे कि इससे जो आप जो क्वेश्चन कराए जा रहे हैं इसमें डायरेक्टली प्रश्न पूछे गए, लेकिन अब आ रहे हैं तो अब आपके क्या है, सूक्ति के माध्यम से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आप इनका जो समझेंगे कि प्रश्न आयोग किस तरीके से बना रहे हैं, ठीक है। और फ्रेंड देखिए, आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। टीजीटी की परीक्षा कोई इतनी बड़ी नहीं है, आप ये सोचिए कि इसमें कठिन प्रश्न आते हैं, नहीं दोस्तों। इसमें डॉक्टर बाबूराम सक्सेना की जो बुक है उसमें से रूबरू वही प्रश्न लाइनें आती हैं, ठीक है। और 7 किताबें दी गई हैं, 7 किताबों के अंदर से, सिलेबस के अंदर से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको सिलेबस अच्छे से याद करना है, पढ़ना है उसके टॉपिकों को, और अच्छे से आप जो प्रश्नों के आंसर भी दे पाएंगे। तो आप अभी से मेहनत करते हैं तो भी दोस्तों आपका टीजीटी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, अद्रव का तात्पर्य परवश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, धूम ज्योति सलिल मरुताम सन्निपात क्व मेघः। प्रस्तुत श्लोकांश में सन्निपात का क्या अर्थ है? जूही की कली से, गर्जन से, चमेली से या मेघ समूह से? तो सन्निपात माने होता है मेघ समूह से। 35वां प्रश्न है, मेघदूत में वर्णित पुष्करावर्तक है। पुष्करावर्तक है क्या है? यक्ष का दूत, मेघों का निवास स्थान, मेघों का कुल, अलकापुरी का मेघ। तो दोस्तों ये है मेघों का कुल। पुष्करावर्तक का क्या मतलब है? मेघों का कुल, सी ऑप्शन। 36वां प्रश्न है आपका, संपत्यशन्ते कतिपय दिनस्था यशाम यहंसाम दशारणा। देखो दशारणा का अर्थ पूछा है, ठीक है। दशारणा का पर्वत है, देश है, नदी है, राजा। दशे दशारणा, दशे देश। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है 37वां, अव्ययीभाव समास की सिद्धि होने पर संपूर्ण पद हो जाता है। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, उपर्युक्त तीनों। तो ये अव्ययीभाव समास में नपुंसक लिंग का प्रयोग होता है, सबको पता होगी। नहीं पता है तो इसकी दोस्तों बिल्कुल जो है अच्छे से वीडियो बनाई गई है, आप वहाँ से देख सकते हैं डीपली। जो भी आपकी समझ में नहीं आता है तो समास की वीडियो बना दी गई है, क्लास जो है आप वहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट है, विष्णु पश्चात का संपूर्ण पद है। उपविष्णन, अनुविष्णु, अनुविष्णवे, अनुविष्णु। तो ये है आपका डी, अनुविष्णु। नेक्स्ट है, निर्विष्कम में समास है। तो न समास, तृतीय तत्पुरुष, सप्तमी तत्पुरुष, अव्ययीभाव समास। तो इसमें कौन सा है? अव्ययीभाव समास, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है 40वां, नख भिन्न में समास है। तो तृतीय तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुब्रीहि, द्वंद्व समास। तो नख भिन्न में आपका तृतीय तत्पुरुष है। फ्रेंड्स वीडियो को आप कंप्लीट देखा करें, आपको जो लास्ट में बता दूंगी कि लास्ट में दोस्तों आपको किस तरीके से तैयारी करनी है, क्योंकि अब ये अंदाज़ा आपको लग गया होगा कि इस तरीके से इन टॉपिकों से अधिक बार प्रश्न आ रहे हैं। तो इनसे आप प्रैक्टिस सेट से समझ पाएंगे कि इन टॉपिकों को हमें अधिक से अधिक पढ़ना है, रिवीजन करना है। नेक्स्ट है, षष्ठी तत्पुरुष युक्त समास है। दूरादागत राजपुरुषः। तो षष्ठी पूछा है तो राजा का पुरुष, राजा का पुरुष ये रहा आपका राजकीय पुरुष, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, समास में प्रथम शब्द संख्यावाचक हो तो वह द्विगु समास होगा जब दूसरा शब्द संज्ञा हो, अव्यय हो, विशेषण हो, उपसर्ग हो। तो ये है आपका संज्ञा, ए ऑप्शन। अगला है 43वां, पीताम्बर में समास है। बहुब्रीहि, कर्मधारय, अव्ययीभाव समास, द्विगु समास। तो दोस्तों बहुब्रीहि समास है, इसमें पीला है अंबर, जो यहाँ इसमें तीसरी चीज़ें दिखाई जाती है, तीसरे का वर्णन किया जाता है, वहाँ बहुब्रीहि समास होता है। सभी भगवानों के नाम इसके अंदर आते हैं, ठीक है, ये भी बात याद रखनी चाहिए। और द्विगु समास आपका संख्यावाची होता है। कैसा होता है? संख्यावाची। अव्ययीभाव समास में पहला पद प्रधान होता है और कर्मधारय समास में तुलना की जाती है। तो ये संपूर्ण वीडियो आप पे पड़ी हुई है आदर्श केयर क्लासेज पर, वहाँ पर आप लोग डीपली पढ़ लेना। अगला प्रश्न है आपका 44वां, बालक शब्द का द्वितीय बहुवचन रूप होगा। बालकम, बालकऊ, बालकान, इनमें से कोई नहीं। तो ये होगा आपका बालकन, ठीक है, द्वितीय बहुवचन। नेक्स्ट है 45वां, कवि शब्द का पंचमी एक रूप क्या है? कवि, कविभ्याम, कविभ्य, इनमें से कोई नहीं।
तो ये होगा आपका कव्येह। 46वां है सुधियम किस विभक्ति का रूप है? सुधियम तृतीया, द्वितीया, चतुर्थी, पंचमी, तो दोस्तों ये है आपका द्वितीया। 47 में पंचमी विभक्ति में भानु का सही रूप होगा भानुवे, भानुभ्याम, भानुना, भानु, तो ये है आपका भानुः डी। 48वां है स्वयंभुवी किस विभक्ति का रूप है? तृतीया का है, चतुर्थी का है, षष्ठी का है या सप्तमी का है? तो भैया ये सप्तमी का है। ठीक है। फलानाम किस विभक्ति का रूप है? द्वितीया, तृतीया, पंचमी, षष्ठी, तो फलानाम आपका षष्ठी विभक्ति का रूप है। 50वां प्रश्न है षष्ठी विभक्ति में दधी का सही रूप होगा? तो दधनोह, दधनानाम, दधी, दधीन, तो ये होगा दधनोह। तो फ्रेंड्स आपको रूपों को अच्छे से पढ़ना है, बहुत अच्छे से समझना है, धातु रूप या शब्द रूप। 51वां प्रश्न है आपका अभिनिविशस्य सूत्र है कर्ण कारक, कर्म कारक, संप्रदान कारक या अपादान कारक, तो ये है आपका कर्म कारक, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है 52वां अभितः के योग में विभक्ति होती है अभितः, परितः, शम्या, निक्षः, तो इसमें द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, तो अभित के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है 53वां तृतीय विभक्ति कब होती है? काल अर्थ द्योतित होने पर, हीन अर्थ द्योतित होने पर या अनादर अर्थ द्योतित होने पर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें फर्स्ट है काल अर्थ द्योतित होने पर, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका 54वां प्रश्न है, ये हो गए आपके 53 और 54वां प्रश्न है आपका येनांग विकार सूत्र है। येनांग विकार सबको पता होगा, करण कारक, कर्म कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, तो भैया ये है करण कारक का। ठीक है, तृतीय विभक्ति का है ये। नेक्स्ट है बालकाय मोदकम रोचते, तो यहाँ पर मोदकम रोचने की वाली बात आ रही हो। ठीक है, बालक को लड्डू पसंद हैं, बालकम मोदकाय मोदकम रोचते, तो चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग है, बालक के लिए लड्डू पसंद हैं या मतलब मोदकम रोचते, रुचि के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है 56वां प्रश्न है जब क्रुद्ध तथा दुर्ह धातु उपसर्ग सहित हो तो इसके प्रति क्रोध या द्रोह किया जाता है, वह होता है संप्रदान संज्ञा में, करण संज्ञा में, कर्म संज्ञा में, अपादान संज्ञा में, तो भैया ये होगा आपका कर्म संज्ञा में। पानी वानी पी लेना दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट है 57वां अपादान कारक मूलतः प्रयुक्त होता है। अपादान, तो अपादान का मतलब क्या होता है? अलग होना। ठीक है, पंचमी विभक्ति होती है, सबको पता होगी। अब इसमें क्या है, संयोग के अर्थ में तो वैसे ही नहीं हो सकता, वियोग के अर्थ में, पराजित करने के अर्थ में या दया करने के अर्थ में, तो वियोग के अर्थ में अपादान कारक का प्रयोग होता है, जहां पर वियोग मतलब होता है अलग होना होता है। 58वां है धातुएं कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की, 4 प्रकार की, 3 प्रकार की, 5 प्रकार की, तो दोस्तों धातुएं आपकी 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं आपकी पता होगा आपको, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। धातुएं कितनी होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी ये बताना। 59वां है आसन्न भविष्य के लिए प्रयुक्त होता है। आसन्न लिट लकार, लुट लकार, लट लकार, लंग लकार, तो ये है भैया आपका सी, लट लकार के लिए प्रयुक्त होता है आसन्न। 60वां प्रश्न है भू धातु का रूप लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में होगा। भव, भवतम, भवत, भवंतु, तो लोट लकार की बात चल रही है मध्यम पुरुष की, तो भव होगा भैया, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है 61वां भू धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप बनता है। क्या बनेगा? रूपों को अच्छी तरह से याद करना। बभूव, बभूवत, बभूवतु, बभूवुः, इनमें से कोई नहीं, तो ये होगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 62वां गम धातु लिट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन में रूप बनता है। देखिए दोस्तों, एग्जाम हॉल में जब पहुँचे हैं तो प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है। टाइम मिलता है, ऐसा तो नहीं है टाइम नहीं मिले, तो आप अच्छे से पढ़ेंगे तो, क्योंकि जब हम जल्दबाजी करते हैं तो प्रश्न के जो आंसर है वो गलत हो जाते हैं। अब इसमें पूछा गम धातु लिट लकार का मध्यम पुरुष बहुवचन क्या होगा? जगाम, जगमु, जगम या गच्छत, तो ये होगा आपका जगमशी।
अगला है 99 का संस्कृत शब्दात्मक रूप होगा, या 99 का क्या होगा संस्कृत में? नवनवति, षडवती, नवति, एकनवति। तो ये होगा आपका नवनवति। नव माने 9 और नवति माने 90, तो क्या हो गया आपका 90 हो गया। ठीक है, तो ये भी जो दोस्तों गिनतियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे टेट की तैयारी कर रहे हो चाहे सीटेट की, संस्कृत की गिनतियाँ आती हैं, तो इसकी भी क्लास करा दी है, आप लोग जरूर देख लेना। 64वां प्रश्न है तुम कुसुमपुर जाओ। तुम कुसुमपुर जाओ संस्कृत में अनुवाद की अगर क्लास नहीं देखी है तो जरूर देखना। जिस किसी फ्रेंड को जो कोई क्लास नहीं मिल रही हो तो कमेंट करना दोस्तों, आप तक वो क्लास जरूर प्रोवाइड कराई जाएगी। त्वाम कुसुमपुरम गच्छ, त्वम कुसुमपुरम गच्छ, त्वम कुसुमपुरम गच्छेत, त्वाम गच्छेत कुसुमपुरम। तो ये होगा त्वम कुसुमपुरम गच्छ। वी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 65वां है किम करवाणिते का अर्थ है मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो, तुम्हें क्या करना है, मैं तुमसे क्या करवाता हूँ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। ए ऑप्शन। नेक्स्ट है एत दाशनमास्यताम का अर्थ है तुम आसन ग्रहण करें, यह आसन ग्रहण करें, इस आसन पर वह आ गया, इस आसन पर मैं आता हूँ, यह आसन ग्रहण करें। बी। नेक्स्ट है आपका 67 संस्कृत व्याकरण में मूल स्वरों की संख्या है। मूल स्वर पूछे हैं, देखो दोस्तों स्वरों की संख्या नहीं पूछी है, मूल स्वर पूछे हैं संस्कृत व्याकरण में, तो आपको पता होगी 5। ठीक है, आ ई उ री ल ये भी पता होगी, तो ये 5 इसके मूल स्वर हैं, ये याद रखनी है। नेक्स्ट है संधि होती है 2 पदों में, 2 वर्डों में, 2 दूरवर्ती पदों का मेल। तो 2 वर्डों में दोस्तों संधि होती है और 2 पदों में समास होता है। ठीक है, अगला है आपका प्रश्न 69 संधि के कारण हो सकता है लोप, कोई नया वर्ड, 2 में से एक का द्वित्व, उपयुक्त तीनों। देखो लोप भी होता है, कोई नया वर्ड भी बनता है, 2 में से एक द्वित्व भी होता है, इसलिए डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है 70 स्वर संधि का परिणाम ओ होगा, यानी कि स्वर संधि है उसका परिणाम ओ कैसे होता है, यदि अ या आ के बाद उ आए तब। तो देखिए और कुछ पढ़ने की बात नहीं है, इसमें ओ पूछा है, इसी में आ रहा है, बाकी के में ई आ रहा है, रिद्री आ रहा है, इनको तो वैसे भी नहीं आपको देखना है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जिस पर संधि अच्छे से आती होंगी, पढ़ी होंगी, तो वो आराम से बता देंगे, वो टाइम नहीं गंवाएंगे, ये बिल्कुल सही बैठेगा। और संधि समझ में नहीं आ रही हो तो फ्रेंड्स मैं आपको बार बार पे बता रही हूँ, प्लेलिस्ट बनी हुई है संपूर्ण क्लासों की, वहाँ से आप देख लेना। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 71 यदि आ यानी कि अ या आ के बाद में ई आती है तो क्या होता है। तो फ्रेंड्स देखिए अ के बाद में अगर ई आ जाए तो दोस्तों आपका ए बनेगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है स्वर संधि में अर होगा, स्वर संधि में अर होगा यदि री के बाद अ आए, यदि अ के बाद में री आए, यदि अ के बाद में उ आए। तो देखो अ और ये उ ये तो हो नहीं सकते, इसमें री का प्रयोग होता है, इसलिए बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो फ्रेंड्स स्वर संधि किसे कहते हैं, जो किसी की सहायता नहीं लेते। ठीक है, अगला है 73 अच संधि किसे कहते हैं, बताइए भैया। अच मतलब इसका दूसरा नाम पूछ रहा है, संधि है, तो इस संधि को अच भी कहते हैं और क्या कहते हैं, तो इसको बोलते हैं आपके स्वर संधि। स्वर संधि का दूसरा नाम क्या है, अच, और व्यंजन का क्या है, हल। ठीक है, हल संधि। नेक्स्ट है 74 मात्रधन औदार्यम का शुद्ध रूप होगा, मात्रोदार्यम, मात्रदार्यम, मात्रोदार्यम, मात्रौदार्यम। तो बी सही है, मात्रौदार्यम। 75 है नायक का संधि विच्छेद है, नायक, ना धन अकह, ने धन अकह, न धन अकह, नई धन अकह। तो ये होगा आपका नई धन अकह, नायक। इसमें कौन सी संधि आपका, अयादि संधि है दोस्तों, और इसका सूत्र है एचो अय वाया वह। ठीक है, 76वां प्रश्न है आपका स्तुह इश्चु नाश्चु के अनुसार संधि का रूप होगा, तो प्रसन्न, शिवच्छाया, हरिष्येते, तट्टिका। तो ये आपका शी हरिष्येते। नेक्स्ट है शिवराज विजयम, काव्य की रीति है, अभी बता दिया है, पांचाली है। काव्य की रीति कौन सी, शिवराज विजयम की
पांचाली और ऐतिहासिक उपन्यास है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है शिवराज विजयम काव्य का प्रारंभ होता है सूर्योदय से, कोंकण यात्रा से, रघुवीर सिंह की तोरण यात्रा से, हनुमान मंदिर से। तो ये होता है आपका सूर्योदय वर्णन से। 79 प्रश्न है, गोपीनाथ हैं, गोपीनाथ कौन है? शिव जी का मित्र है, शिवाजी का। अफजल खां का दूत है, हनुमान मंदिर का पुजारी है, या रघुवीर सिंह का गुरु है? तो दोस्तों गोपीनाथ जो है ये अफजल खां का दूत है। नेक्स्ट है, चंद्रापीड़ किस ग्रंथ का नायक है? बताइए भैया। चंद्रापीड़ देखिए, चंद्रापीड़ जो है शिवराज विजयम का है, या कादम्बरी का, या मेघदूतम का है, या अभिज्ञान शाकुंतलम का है? तो ये चंद्रापीड़ जो है आपका कादम्बरी के हैं। किसके हैं? कादम्बरी के। और कादम्बरी को लिखा किसने है दोस्तों? कादम्बरी को लिखा है बाणभट्ट ने। किसने लिखा है? बाणभट्ट ने कादम्बरी को लिखा है। और कादम्बरी क्या है? ये एक कथा है। क्या है? ये कथा है कादम्बरी। और ये बाणभट्ट जो है इनकी माताजी का नाम है राज्य देवी। क्या नाम है? राज्य देवी इनकी माताजी का नाम है। और पिताजी का नाम चित्रभानु है। ये भी बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और इनका जो जन्म हुआ है वो 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध है। इनका जो गोत्र है वो इनका वात्सायन या वत्स गोत्र है। और इनकी जो रीति है वो पांचाली रीति का प्रयोग हुआ है। किसका हुआ है? पांचाली रीति का प्रयोग हुआ है। ये बात आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 81वां, कादम्बरी में किसके 3 जन्मों का वर्णन है? बताओ भैया, 3 जन्मों का वर्णन किसके का है? चंद्रापीड़, कपिंजल, या आपके पुंडरीक, या लक्ष्मी? तो ये चंद्रापीड़ के 3 जन्मों का वर्णन है। चंद्रापीड़ के पिताजी का क्या नाम था? तारापीड़। क्या नाम था? तारापीड़ जो था इनके पिताजी का नाम था। तो आप बताना कि तारापीड़ के जो मंत्री थे उनका क्या नाम था, ठीक है। नेक्स्ट है 82वां, वैशंपायन की प्रेमिका थी। कादम्बरी, महाश्वेता, चांडाल कन्या, इनमें से कोई नहीं। तो वैशंपायन की जो प्रेमिका थी वो महाश्वेता थी, ठीक है। कादम्बरी किसकी प्रेमिका थी? ये आपकी चंद्रापीड़ की थी। नेक्स्ट है 83वां, कादम्बरी में वर्णन नहीं है। तो अछोत सरोवर का, पंपा सरोवर का, शाल्मली वृक्ष का नहीं है। नहीं के लिए आपको सही का पता होना चाहिए। इन तीनों का प्रयोग है, लेकिन देवदारू का प्रयोग कादम्बरी में नहीं किया गया है। नेक्स्ट है 84वां, शिवराज विजयम किस विधा में लिखा गया है? तो फ्रेंड्स ये उपन्यास लिखा गया है, आपको पता ही है। तिलक मंजरी के लेखक कौन है भैया? तो ये तिलक मंजरी के लेखक धनपाल हैं। कौन है? धनपाल हैं। तो ये थे आपके महत्वपूर्ण प्रश्न, क्योंकि दोस्तों इसमें 85 प्रश्न ही पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स आपको एग्जाम की दृष्टि से पढ़ना है, धातु रूपों को अच्छे से समझना है, ठीक है। शब्द रूप को अच्छे से पढ़ना है। और आपकी जो 7 किताबें हैं उसका जो भी गूढ़ रहस्य है, यानी कि लेखकों के नाम, उनके माता पिता का जन्म स्थान, जन्म कब हुआ, कितनी रचनाएं लिखी हैं, जो भी रचनाएं लिखी हैं उनका जो है सार, ये सब कुछ आपको पढ़ना है दोस्तों। आपके नैया बेड़ा पार हो जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थी आपकी महत्वपूर्ण क्लास। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना फ्रेंड्स, और इसे शेयर जरूर करना, क्योंकि फ्रेंड्स जो भी अभ्यर्थी हमारे तैयारी कर रहे हैं तो उनको सहायता मिल सके। तो आपका ये छोटा सा काम है शेयर करना, ठीक है। और दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट ज़रूर छोड़ना, क्योंकि आपकी कमेंट हमारी ऊर्जा का स्रोत होता है, ठीक है। और आप बताना कि आपको क्लास कैसी लगी, और अगर आपको कुछ भी इसमें लगता है कि इसमें कुछ नया करना चाहिए तो ज़रूर दोस्तों इस बॉक्स में अपनी कमेंट छोड़ देना, ठीक है फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस चैट के साथ में। आप लोग जो है ऊर्जावान बने रहिए, अच्छे से रहिए, जिससे दोस्तों आप अच्छे से तैयारी कर सकें। तो प्लीज़ सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय, नमो नमः, जय हिंद।